आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर अच्छे एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 6, जिसका शीर्षक है चिट्ठी का सफर। सफर यानी यात्रा करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। बच्चों, जिस प्रकार हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार इत्यादि, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे द्वारा भेजे गए चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है? तो आज हम जानेंगे कि चिट्ठी यानी पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे यात्रा करती है। तो चलिए बच्चों, आज हम चिट्ठी के सफर के बारे में एक लेख पढ़ने को जा रहे हैं, जो आपको मिलेगी आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 52 पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस पाठ को शुरू किया जाए। बच्चों, पत्र, चिट्ठी या खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को कहते हैं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों में पत्र ही दो व्यक्तियों के बीच संचार का सबसे विश्वसनीय माध्यम था, किंतु अब टेलीफोन, सेलफोन एवं इंटरनेट के युग में इसकी भूमिका काफी कम हो गई है। पत्रों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र संचार का एक सुगम साधन है। इसका उपयोग करना बहुत ही सरल है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात पत्र में आसानी से लिखकर अपना संदेश दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। मोबाइल आदि आ जाने के बावजूद भी पत्रों की अहमियत अभी भी बरकरार है। बच्चों, भले ही आज के इस डिजिटल युग में चिट्ठी या पत्र अप्रासंगिक हो गए हो और अपने संदेशों को आदान प्रदान के लिए ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस जैसे आधुनिक साधन लोकप्रिय हो गए हो, लेकिन पत्रों का अपना ही एक अलग महत्व था और हमेशा रहेगा। पत्र से जो आत्मीयता का बोध होता था, वैसी आत्मीयता का अनुभव ईमेल, व्हाट्सएप आदि में कहाँ होता है। एक समय था जब हमारे प्रियजन के पत्र के कई दिनों से इंतजार रहता था और डाकिया अपने घर के सदस्य की तरह लगता था। डाकिये की सूरत देखते ही मन उल्लासित हो जाता था कि शायद अपने किसी प्रियजन का पत्र आया हो, और जब वो पत्र आता था तो उसको पढ़कर मन अंदर से पुलकित हो जाता था, आत्मीयता से भर जाता था और बार बार उस पत्र को पढ़ते रहते थे। है ना बच्चों? पत्रों को लिखने की भी अपनी एक कला होती थी और लोग अपने विचारों, अपने भावनाओं और अपनी संवेदनाओं को पूरी तरह अपने पत्र में उड़े देते थे। तब पत्रों का संसार अलग ही होता था। अपने विचारों, अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर शब्दों के माध्यम से पत्र में उकेर कर फिर उसे कोमलता से लिफाफे में रखकर पत्र पेटी में डालकर आने का एक अलग ही अनुभव था। आज के समय में हमें अपने संदेश का तुरंत जवाब मिल जाता है और इसी कारण से जवाब में वह आत्मीयता का बोध नहीं होता जो पहले पत्र में होता था, जबकि आज तुरंत जवाब देते हैं और एक औपचारिकता निभाते हैं। इसलिए ना आज संदेश लिखने में वह आत्मीयता है और ना ही उसका जवाब पाने में उतनी खुशी मिलती है। इसलिए पत्रों का महत्व पहले हमेशा था और आगे भी बना रहेगा। शायद कभी पत्रों का वो युग वापस लौट कर आए। आज समय के साथ सभी चीजों का आधुनिकीकरण हो रहा है। अब लोग अनौपचारिक पत्रों के लिए मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन आज भी औपचारिक पत्र तो कागज पर ही लिखा जाता है। पत्र लेखन की विद्या बहुत ही पुरानी है, परंतु यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पत्र लेखन कैसे हुआ, किसने पहली बार, कब, कैसे और क्यों लिखा। इन कठिन प्रश्नों का उत्तर आज तक इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिला। फिर भी इतना कह सकते हैं कि जब से हमारा मानव जीवन आरंभ हुआ है और हमने लिखना शुरू किया है, तब से पत्र लेखन भी प्रारंभ हो गया था।
औपचारिक पत्र लेखन एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन यानी फॉर्मल लेटर राइटिंग, फॉर एग्जांपल ऑफिशियल लेटर्स, और अनौपचारिक पत्र लेखन यानी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, फॉर एग्जांपल लेटर टू अ फ्रेंड। बच्चों, हम सभी पत्र तो लिखना जानते हैं, लेकिन यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक। बस यही समस्या का समाधान करने के लिए आज हम इन दोनों प्रकारों को विस्तार से जानेंगे। बच्चों, पहला हम देख लेते हैं कि औपचारिक पत्र लेखन क्या होता है। ऐसे पत्र जिसे किसी सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा व्यावसायिक क्षेत्र में लिखा जाता है, उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। औपचारिक पत्र को लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह के पत्रों की भाषा शैली भी औपचारिक ही होती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ चुका है कि औपचारिक पत्र लेखन में क्या क्या आता है। देखिए, औपचारिक पत्र लेखन का अर्थ होता है फॉर्मल लेटर्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? सरकारी, अर्ध सरकारी एवं व्यावसायिक पत्र। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे को लेते हैं, यानी अनौपचारिक पत्र पर हम लोग थोड़े से विस्तार से जानेंगे। बच्चों, अब हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। ऐसे पत्र जिन्हें लिखते समय ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता ना हो, बल्कि सरल भाषा शैली का प्रयोग किया जाए, उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ये पत्र परिवार, रिश्तेदार अथवा मित्र को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों का विषय हमेशा घरेलू एवं व्यक्तिगत होता है, इसलिए इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, अब हम यहाँ जानेंगे कि पत्र लेखन करते समय हमें ऐसी कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा लिखे गए पत्र में कोई गलती ना हो और पत्र पढ़ने वालों को भी पत्र का सार समझ में आ जाए। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले तो पत्र लेखक का नाम एवं पता, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पूरा नाम एवं पूरा पता होना चाहिए, ताकि जिसे पत्र मिल रहा है उसे पता तो चले कि उसे किसने पत्र लिखा है ना बच्चों। और अगर इनकेस वो अनडिलीवर हुआ तो वो पत्र उसके पास वापस लाने के लिए जो लिख रहा है उसका पता होना बिल्कुल आवश्यक होता है। दूसरे देख लेते हैं, प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता, यानी हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा नाम एवं पूरा पता, यानी मोहल्ले का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, पिन कोड, एवरीथिंग, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसे देख लेते हैं, दिनांक, यानी हम किस डेट पे लिख रहे हैं वो डेट का होना बिल्कुल आवश्यक होता है। चौथी, विषय, हम किस विषय में लिख रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, आखिर देख लेते हैं, भाषा शैली। भाषा शैली बच्चों, पत्र में भाषा शैली बिल्कुल आदरयुक्त, सरल एवं मधुर होनी चाहिए, है ना बच्चों। बच्चों, पत्र लेखन करते समय लेखक को इन बातों का ध्यान तो अवश्य रखना ही चाहिए। इनके साथ साथ कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आकार। बच्चों, पत्र का जो आकार है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, क्योंकि संक्षिप्त लिखावट वाले पत्र अच्छे पत्र की श्रेणी में आते हैं। भाषा, या तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पत्र लेखन करते समय भाषा एकदम सरल एवं भावपूर्ण होनी चाहिए। तीसरा है क्रम, यानी किसी भी लेखन को लिखते समय हम उसके क्रम का ध्यान रखते हैं। चौथी है शिष्टता। पत्र लेखन में शिष्टता का होना बहुत ही आवश्यक, इस पॉइंट को भी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अगला है कागज। पत्र लेखन के लिए सर्वप्रथम हमारे पास में कागज का होना तो बिल्कुल अनिवार्य है। एवं लिखावट, लेखनकर्ता की लिखावट बिल्कुल सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए, तभी उसे अच्छे पत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ चुके हैं कि किस प्रकार से हम अच्छे पत्र लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के कठिन शब्द एवं उनके अर्थों को जान लेते हैं। हमारा पहला कठिन शब्द है सफर। सफर यानी यात्रा करना, यानी जर्नी। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हम चिट्ठी के सफर के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला शब्द है हमारा गौर से। गौर से का अर्थ होता है बहुत ही ध्यान पूर्वक या फिर ध्यान से। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है भौगोलिक। भौगोलिक का अर्थ होता है भूगोल से संबंधित, यानी जियोग्राफिकल। ठीक है, हमारा अगला शब्द है बच्चों गंतव्य। गंतव्य का अर्थ होता है पहुंचने का स्थान, यानी
डेस्टिनेशन प्लेस। ओके, हमारा अगला शब्द है निरंतर। निरंतर का अर्थ होता है लगातार, किसी भी चीज को निरंतर या फिर लगातार प्रयास करना। ठीक है, अगला देख लेते हैं हरकारे। हरकारे का अर्थ होता है पैदल चलकर चिट्ठी पहुंचाने वाले। ठीक है बच्चों, पहले जमाने में चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम जो है वो हरकारे पैदल चलकर ही किया करते थे। ठीक है, उसी का परिवर्तित रूप है आज के डेट में हम जिसे कहते हैं पोस्टमैन। ठीक है, अगला शब्द है हमारा दुर्गम। दुर्गम का अर्थ होता है कठिन, यानी ऐसे जगह पर जहां पर जाना सच में बहुत ही कठिन हो, यानी द प्लेसेस वेयर इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू रीच। ओके, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? दुर्गम। ठीक है, अगला है हमारा प्रजाति। प्रजाति का अर्थ होता है किस्म या फिर टाइप या फिर हम स्पीशीज कह सकते हैं। इस पार्ट में हम कबूतरों के काफी सारे प्रजातियों के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी कबूतरों के कुछ प्रजातियों की तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ओके, हमारा अगला शब्द है प्रशिक्षित। प्रशिक्षित यानी अच्छी तरह सीखे हुए, यानी ट्रेन्ड जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इस पाठ में हम देखेंगे कि हुमर कबूतर को किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है चिट्ठी पत्री पहुंचाने के लिए। उसी प्रकार से काफी सारे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं जिन्हें हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आप इस वक्त कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रशिक्षित करने की, यानी ट्रेनिंग देने की। ठीक है बच्चों, हमारा अगला शब्द है प्रवासी। प्रवासी का अर्थ होता है अपने देश या शहर से बाहर जाकर रहने वाला, अर्थात माइग्रेंट हम जिसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप एक तस्वीर पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेटेड हो रहे हैं। ये मुख्यतः रोजगार के लिए किया जाता है। और दूसरी तस्वीर पे आप देख सकते हैं कि कुछ बर्ड्स है, यहाँ पर कुछ चिड़िया है जो कि वो भी माइग्रेशन करती है। ये चिड़िया जो है वो मुख्यतः जलवायु परिवर्तन या मौसम में बदलाव की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती है। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पर अपना सारा का सारा जो न्यू वर्ड्स है, जो नए शब्द हैं, उनका मीनिंग हमने जान लिया है। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम चिट्ठी का सफर इस पाठ का सारांश को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पत्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पत्र लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। पत्र जिसके पास लिखा जा रहा है उस तक उचित समय पर पहुंच जाए, इसके लिए हम उस पर डाक टिकट लगाते हैं और पूरा एवं ठीक पता लिखते हैं। फिर पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़े की ओर बढ़ते हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब है घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद पिन कोड लिखा जाता है। पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी जल्दी बांटे जा सकते हैं। अर्थात बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पत्रों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है ना बच्चों। एवं पत्र लिखने की परंपरा वो आज से नहीं है, जब से हमने लिखना आरंभ किया होगा तभी से पत्र लिखने की जो परंपरा है वो चली आ रही है ना। एवं पत्र जिसके पास लिखा जा रहा है उसके पास में उचित समय पर पहुंच जाए, इसके लिए हम उस पर डाक टिकट लगाते हैं एवं उसका पूरा एवं ठीक पता लिखते हैं, है ना। पूरा एवं ठीक पता, इससे आपको क्या समझ आता है बच्चों? पूरा एवं ठीक पते से हम यह समझते हैं कि पता जो है वह हमेशा सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना चाहिए। एवं इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं घर का नंबर, उसके बाद में लिखते हैं गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का नाम, फिर कस्बे का नाम, फिर शहर के जिस हिस्से में रहते उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। ठीक है, शहर के नाम के बाद पिन कोड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? पिन कोड लिखा जाता है। एवं पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है, जिससे कि पत्र क्या होते हैं जल्दी जल्दी बांटे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ यही था। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी स्थान का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए पिन कोड 1100
1 6 ले, इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यानी 1 यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 1 0 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जा सकती है। ठीक है बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि पिन कोड की शुरुआत जो है वो कब मानी जाती है बच्चों? 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने किस योजना के नाम से की थी? पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। बच्चों, पिन शब्द जो है, पिन PIN पिन, यह पोस्टल इंडेक्स नंबर का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका छोटा रूप है। ठीक है, किसी भी स्थान का पिन कोड जो है बच्चों वह 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है। आप किसी भी राज्य का देख लीजिए, किसी भी यूटी का देख लीजिए, सभी का जो पिन कोड है वह 6 अंकों का ही होता है और हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए पिन कोड 110016 ले लीजिए। ठीक है, इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक 1 यह बताता है कि यह पिन कोड कहाँ का है? दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 1 0 यह तय करते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक 016 दिल्ली उपक्षेत्र एक ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, तब हर कार्य पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। इन हरकारों को न केवल हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों से डाक की रक्षा भी करनी होती थी। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि समय के साथ साथ बच्चों डाक सेवाओं में भी काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, निरंतर बदलाव एवं उसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है। पुराने समय में हम सभी जानते हैं कि कबूतरों के द्वारा में संदेश भेजे जाते थे। ठीक है, जब संचार और परिवहन के साधन बहुत ही लिमिटेड थे, बहुत ही कम थे, सीमित थे, तब हरकारे पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे। बच्चों, पुराने समय में हरकारे ही पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे एवं उसी का बदलता स्वरूप है आज के डेट में हम जिसे कहते हैं पोस्टमैन। ठीक है, राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार हरकारे, मतलब ऐसे उनके पास में ऐसे हरकारे होते थे जो घोड़े पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। इन हरकारों को न केवल हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों से डाक की रक्षा भी करनी होती थी, है ना। अब देखिए बच्चों, हरकारों को कितने सारे प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता था, जैसे कि डाकू, लुटेरों या जंगली जानवर, फिर मौसम की मार, इन सभी चीजों को भी उन्हें सामना करना पड़ता था। ओके, आज भी भारतीय डाक सेवा जो है वह दुर्गम इलाकों में यानी बहुत ही कठिन इलाकों में, जहाँ पर जाना सच में बहुत ही कठिन होता है, ऐसे इलाकों में डाक पहुंचाने के लिए आज भी बच्चों जो भारतीय डाक सेवा जो है वह हरकारों पर ही निर्भर करती है। आजकल संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन उपलब्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। बच्चों, आज के इस वर्तमान युग में, इस आधुनिकरण के युग में हमें संदेश भेजने के नए नए और भी काफी सारे साधन जो है आज के डेट में उपलब्ध है, जैसे डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, यह सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक का काम कैसे करता होगा। दरअसल कबूतर की सभी प्रजातियां संदेश ले जाने का काम नहीं करती, केवल गिरहवाज या हुमर नामक प्रजाति को ही प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जा सकता है। उड़ीसा पुलिस आज भी हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन
15 से 20 साल का होता है। बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि यह सोचकर सच में बहुत ही हैरानी होती है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक का काम कैसे करता होगा। दरअसल बच्चों, कबूतर की सभी प्रजातियां संदेश ले जाने का काम नहीं करती। यानी बच्चों, कबूतरों की भी काफी सारी प्रजातियां होती है, लेकिन सारी कबूतरों की प्रजातियां जो है वह संदेश ले जाने का काम बिल्कुल नहीं कर सकती है। केवल गिरहबाज या हुमर नामक, ठीक है बच्चों, आपको ये नाम जो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि गिरहबाज या हुमर नामक प्रजाति को ही प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। ठीक है, और इनको बच्चों, इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, प्रशिक्षण भी देना पड़ता है, प्रशिक्षित भी, ट्रेनिंग भी करवानी पड़ती है, ताकि वो संदेश ले जाने का काम बखूबी कर सके। ठीक है, उड़ीसा पुलिस आज भी हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। ठीक है बच्चों, एवं कबूतरों की संदेश सेवा वो काफी सस्ती है ना, एवं उन पर कोई खास खर्च नहीं होता है, और कबूतरों का जो जीवन काल है बच्चों वह 15 से 20 साल का होता है। ठीक है, तो ये हमने इस पाठ का सारांश को भी हमने देख लिया है। आशा है आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रही हूँ। देखिए, यहाँ पर एक पिन कोड आपको दिखाई मिल रहा होगा, है ना, 500072। ओके, इसमें जो फर्स्ट लेटर है ना 5, ठीक है, ये जो फर्स्ट लेटर है ना हमारा 5, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये क्या दर्शाता है, रिप्रेजेंट्स रीजन। ये जो है वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में। ओके, देखिए, अगर यहाँ पर 5 की जगह में 1 या 2 होता, मतलब ये नॉर्थ की किसी स्टेट का होता, 3 या 4 होता, यानी ये वेस्ट का कोई स्टेट का होता, साउथ होता तो 5 और 6, यहाँ पर 5 है मीन्स ये साउदर्न स्टेट का, किसी स्टेट का जो है ये पिन कोड है। ओके, एंड लास्ट वन इज ईस्ट। ठीक है, 7 और 8 ये पूर्व दिशा का किसी स्टेट का पिन कोड होता। ओके, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार में हम जहाँ पर रहते हैं इसका पिन कोड है 744205। ओके, यहाँ पे 7 जो है देखिए यहाँ पर ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और देने के लिए जा रही हूँ। देखिए, यहाँ पर पिन कोड दिया हुआ है 560011, ये एक स्टेट का पिन कोड है। ओके, देखिए यहाँ पर जो 5 है ना वो क्या डिनोट करता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रीजन इन इंडिया, मीन्स इंडिया का रीजन को, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो 6 है ना ये सब रीजन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन इज 0 जो है वो सॉर्टेन डिस्ट्रिक्ट, यानी ये डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट जो 3 डिजिट है ना 011, ओके, 011 ये जो है ये पोस्ट ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है, जहां से डिलीवरी दी जाती है। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट डिजिट है ना वो 5 है, इसका मतलब 5 मीन्स ये साउथ का कोई स्टेट का होगा। ओके, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी? बच्चों, इस पाठ के आधार पर आपके लिए कुछ गृह कार्य किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं कि वह क्या है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखिए। अर्थात बच्चों, यहाँ पर आपके लिए कुछ शब्द लिखा हुआ है, आपको सिर्फ यह करना है कि इनके मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को इस रिक्त स्थानों पर लिख देना है, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला है चिट्ठी, दूसरा है एक संदेश, जरूरत, जवाब, मदद। बच्चों, इन शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए मैं पहला कर देती हूँ, बाकी का आप स्वयं करेंगे। पहला है चिट्ठी। बच्चों, चिट्ठी के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द कौन सा है, जिससे हमने इस पाठ में काफी बार प्रयोग भी किया है? वो कौन सा शब्द है बच्चों, बताइए। चिट्ठी को हम क्या कह सकते हैं? पत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पत्र। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? पत्र। ठीक है बच्चों, बाकी का आप स्वयं कर लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, आशा है कि
आप इस गृह कार्य को समय पर पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर आपके लिए कुछ परियोजना कार्य दिया जा रहा है, यानी प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आप अपने घर पर बैठ कर स्वयं करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि वह क्या है। कुछ संचार और परिवहन के साधनों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ में लिखा हुआ है संचार के साधन, दूसरी ओर लिखा हुआ है परिवहन के साधन। संचार के साधनों में कौन कौन सी चीज आएंगे उसे आपको यहाँ पर लिखना है, एवं परिवहन के साधन यानी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड ये है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम किन किन साधनों के उपयोग से संचार का कार्य करते हैं यानी कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। दूसरी है ट्रांसपोर्टेशन का, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के साधन। ठीक है बच्चों। हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं आपको यहाँ पर लिखना है, एवं यहाँ पर संचार के साधन में हम ऐसे कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करके मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं यहाँ से वहां पर।